नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। देश भर में इस समय एसआईआर पर हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और संसद में इस पर चर्चा की मांग हो रही है। लेकिन मानसून सत्र के समापन के मौके पर, यानी अब वो खत्म होने वाला है और सत्रावसान होने वाला है, लेकिन इस बीच में सरकार एक ऐसा कानून पास कराने जा रही है जिसको पास कराने की उसके पास क्षमता भी नहीं है। संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन विधेयक आज लाने वाली है सरकार। संसद में, लोकसभा में गृह मंत्री इसको पेश करने वाले हैं और इसको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं सरकार की नीयत पर कि सरकार इसको क्यों ला रही है। इस कानून की अगर बात करें तो यह कानून इजाजत देता है कि प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के मिनिस्टर भी अगर किसी भी मामले में 30 दिन तक उनकी गिरफ्तारी हो गई, हिरासत में रखे गए, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। 31वें दिन वो खुद अपने पद से हटा दिए जाएंगे। इसको लेकर का हंगामा मचा हुआ है बिल पेश करने से पहले ही। और यह भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जिस बिल को सरकार पास करा भी नहीं पाएगी और उस बिल को अभी तक नहीं लाई और मानसून सत्र समाप्त हो रहा है तब लाने जा रही है, इसके पीछे मंशा क्या है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बिल को लाते ही उसको जेपीसी को भेज दिया जाएगा। इससे सरकार की मंशा और भी स्पष्ट हो जाती है। क्या है वजह इसके पीछे, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस बिल की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी बात होगी और इस बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों को क्यों ऐतराज है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, बहुत बड़ा सवाल यह है कि संविधान संशोधन विधेयक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की क्षमता लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास प्रथम दृष्टया नहीं है और बावजूद इसके इस बिल को लाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मानसून सत्र अब समाप्त हो रहा है। अगर बिल को लाना था पहले लाते। पूरा का पूरा सत्र जो है एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर चलने नहीं पाया है और अब अचानक संविधान संशोधन विधेयक, ये सब क्या है? ये आपने बिल्कुल सही कहा समीर जी कि ये मंशा सिर्फ जो है, जो राहुल गांधी की वोट चोरी के खिलाफ जो यात्रा चल रही है, वोट अधिकार यात्रा, उससे ध्यान हटाने के लिए और ये ध्यान हटाने के लिए ताकि जनता ये समझे कि साहब बड़ी ईमानदारी से सरकार काम कर रही है और वोट चोरी नहीं की है बीजेपी ने। इससे ध्यान हटाने की एक टैक्टिस मात्र है। चूँकि सरकार भी जानती है कि आज की जो परिस्थितियाँ, उसमें सरकार किसी भी हाल में कोई भी संविधान संशोधन ना तो लोकसभा में पास करा सकती है और ना राज्यसभा में पास करा सकती है। तो इसलिए इस पर हल्ला गुल्ला कराया जाए, मतलब एक दिन की हेडलाइन मैनेजमेंट जो है उसके तहत सरकार ये कर रही है कि एक दिन के लिए हल्ला गुल्ला हो और उसके बाद उससे ध्यान हट जाया जाए। और जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है उसमें भी चूंकि बीजेपी फंस गई है बुरी तरीके से, तो दोनों मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, तो उस ध्यान हटाने की कवायद के तौर पर इसको लेकर आया गया। लेकिन अगर समीर जी इसकी मंशा की बात अगर छोड़ भी दी जाए तो ये सरकार अगर इसको ईमानदारी से लेकर आ रही है इस बिल को और चाहती है कि ये बिल पास हो जाए, तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है। चूंकि ये खतरनाक कानून सबसे पहले उनके ऊपर ही लागू होगा। आपको समीर जी याद होगा कि पोटा जो था वो लागू हुआ था, जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, पहली जो सजा उसमें किसको मिली थी? उस समय जो बीजेपी के समर्थक थे राजा भैया, उनको मिली थी, उनके पिताजी को मिली थी। तो ये जो कानून लेकर आ रही है भारतीय जनता पार्टी, तो इसका सबसे पहले दंड के भागी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होंगे। और खास तौर से अगर रणनीति की बात की जाए तो ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ और गृह मंत्री के खिलाफ बंगलौर में, कोलकाता में एफआईआर दर्ज करा दी जाए और उसके बाद फिर गिरफ्तारी करा ली जाए। चूंकि फिर आपको छूट तो मिलेगी नहीं गिरफ्तारी से, कैसे आप बचेंगे? तो ये भी फिर होगा फिर। तो इस तरीके के तरीके अपनाए जाएंगे। अभी तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये एक तरीके से जो सरकारों पे कब्जा करने का और विपक्ष को परेशान करने का जो हथकंडा है उसके तहत किया जा रहा है। चूंकि जो ईडी और सीबीआई वगैरह एजेंसियां थी उनकी पोल खुल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट से फटकारें लग रही हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो उसका दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है ताकि खासतौर जो क्षेत्रीय दल हैं उनको परेशान किया जा सके। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है समीर जी। आप हमेशा सरकार में नहीं रहेंगे, पहली बात तो ये है। और कल को दूसरी सरकार आती है केंद्र में, तो आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसी तरीके से जेल भेजा जाएगा।
इस तरह की चीजें होंगी। तो ये एक तरह से कहा जाए कि जो आप बनाने जा रहे हैं तो अपना गड्ढा आप खुद खोदने जा रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे ईडी को शक्तियां होती है पीएमएलए एक्ट के तहत पी चिदम्बरम ने दी और सबसे पहले उसके भुक्तभोगी पी चिदम्बरम बने। तो ये जो सरकार जो लाने जा रही है कानून, अगर ये कानून पास भी होता है और बन भी जाता है तो इसके पहले सबसे भुक्तभोगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता होंगे, ये समझकर चलना चाहिए। जी बिल्कुल, इसको लेकर जो आशंकाएं हैं कि सरकार को एक बड़ा अधिकार ये मिल जाएगा या उसको ताकत मिल जाएगी कि वो किसी भी राज्य के, इसका जो राजनीतिक विद्वेष की भावना से काम करने के जो आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं उससे उसको एक कानूनी बल भी मिल जाएगा। और खास तौर पर जो जांच एजेंसियां जिस तरह से आजकल काम कर रही हैं, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर ले रही हैं, उसके बाद उनको लंबे समय तक जेल में रख रही हैं, जमानत नहीं हो रही है, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ रहा है। इन सब मामलों को देखते हुए ये जो आरोप लग रहे हैं कि इसके जरिए केंद्र की सरकार को खास तौर पर एक बड़ा हथियार मिल जाएगा, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियां जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं भी जाकर किसी के खिलाफ भी छापेमारी कर सकती हैं। और ईडी और सीबीआई का जो एक कह लीजिए कि परफॉर्मेंस है वो दिखाई पड़ रहा है कि कितने मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, कितने विरोधी दल के नेताओं को उन्होंने तमाम मामलों में गिरफ्तार किया, लंबे समय तक जेल में रखा और आखिरकार हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई अब तक सबूत नहीं मिले। बार बार इन जांच एजेंसियों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिल रही है। तो इसलिए इस बिल का विरोध हो रहा है कि केंद्र सरकार के पास एक राजनीतिक विद्वेष की भावना से अपने विरोधियों को दबाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए एक बड़ा टूल मिल जाएगा। इसको लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है और विपक्षी पार्टियों ने इसको अभी बिल के आने से पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इस विधेयक के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 164 और 239 को संशोधित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट और राज्यों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट, इन सभी के खिलाफ, यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों को, सभी मंत्री इस दायरे में आएंगे कि उनको किसी मामले में, गंभीर मामले में अगर गिरफ्तार किया जाता है, उस केस में 5 साल से ज्यादा की सजा है और 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं गिरफ्तारी के बाद, तो 31वें दिन उनका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा, अपने पद से हटा दिए जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही इस पर चर्चाएं होने लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री जेल से अपना काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस कानून के बन जाने से केंद्र सरकार राज्यों पर किस तरह से नियंत्रण रखेगी, उन वहां की चुनी हुई सरकारों को परेशान करने का एक बड़ा टूल उसको मिल जाएगा। इसको लेकर इस बिल पर आपत्ति हो रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कहना है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं का, विपक्षी दलों के नेताओं का खास तौर पर यह कहना है, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि बिहार में इस समय वोटर अधिकार रैली चल रही है, उस रैली से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। बिल के बारे में पता है कि इस पर चर्चा होगी और अगर वोटिंग होगी तो बिल पास नहीं हो पाएगा। संविधान संशोधन विधेयक है, ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है, लेकिन सरकार इसको ला रही है। हालांकि खबरें यह भी है कि जेपीसी में के पास इसको भेज दिया जाएगा, उस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि जब मानसून सत्र समाप्त हो रहा है उसके ठीक पहले इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, इस पर अगर तैयार था विधेयक, सब कुछ था, तो मानसून सत्र की शुरुआत में ही लाते या फिर उसके लिए कोई दिन तय कर लेते कि हाँ इस दिन, फला दिन ये विधेयक लाना है। अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त, बिल लाया जाता है। सीएसडीएस के जो रिसर्चर हैं वो माफी मांगते हैं अपने ट्वीट के लिए। ये सारी चीजें जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि तमाम जो जरूरी मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। हाँ, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं है समीर जी, बल्कि देश को एक नई गफलत में डालने की कोशिश भी है कि आप देखो इस तरीके का कानून आने वाला है। अब आप जिक्र करेंगे साहब कि वो सेंथिल बालाजी जो थे वो लंबे समय तक जेल में रहे, वहीं से मंत्री पद संभालते रहे। फिर आप कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो थे वो जेल से कुर्सी संभालते रहे। भाई ठीक है, संभालते रहे, कानून में था प्रावधान, संभालते रहे, लेकिन यहाँ तो ये है कि आपने जिस तरीके से गिरफ्तारी कर लिया, अब आपने सत्येंद्र जैन को 5 साल तक जेल में रखा। और सत्येंद्र जैन जो बेदाग होकर बाहर निकल आए, कोई सबूत नहीं मिला, तब इस 5 साल का हर्जाना कौन देगा? आपने एक व्यक्ति, एक राजनेता के पॉलिटिकल कैरियर को खत्म करने की कोशिश की, तो आप इसी तरीके से गिरफ्तारियां करेंगे और आदमी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देंगे। तो ये षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, तो चूंकि षड्यंत्र रचने में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता है समीर जी। बहुत अच्छे षड्यंत्र ये लोग रचते हैं, अच्छे षड्यंत्र
षड्यंत्रकर्ता जो हैं ये हैं पूरी दुनिया में। अगर कहा जाए कि सबसे अच्छा षड्यंत्रकर्ता कौन सा संगठन या पार्टी है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नाम अव्वल तौर पर आएगा। लेकिन इसको लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और राज्यसभा में सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झूठे और गंभीर आरोपों में लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं हैं उन्हें सत्ता से हटाने का एक और तरीका यह सरकार ला रही है। लोकतांत्रिक मर्यादाएं बची नहीं है। जो लोग विधेयक ला रहे हैं उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद वे वापस नहीं आएंगे। उनके अपने ही लोग उनका विरोध करने लगे हैं जी। ये समीर जी कहा है। तो सुन लेते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा सदस्य, क्या कह रहे हैं। लेकिन इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार की नीयत, किस तरीके से अब तक जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगते रहे हैं और उसकी टाइमिंग कि आखिर इस समय विधेयक क्यों ला रही है, जिस विधेयक को पारित कराने की जो संसदीय क्षमता होनी चाहिए वो भी उसके पास अगर नहीं है। तो सुन लेते हैं प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं। including J&K also. देखिए, इस गवर्नमेंट में चार्ज न भी हो तब भी सीरियस चार्ज किसी के खिलाफ लगाया जा सकता है और लगाया जा रहा है। झूठे सीरियस चार्जेस में लोगों को बंद किया जा रहा है। अब जिन राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं, मंत्री नहीं हैं, उनको हटाने के लिए एक दूसरा तरीका ये गवर्नमेंट ला रही है। तो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नाम की कोई चीज़ बची नहीं है और ये अभी बिल लाने वाले समझ नहीं रहे। जिस दिन जाएंगे दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। इनके इन कर्मों का इनके लोग भी खुद विरोध करने लगे हैं और संसद से तो अभी आप जानते हो किस तरह से लोग जो है मुंह नहीं खोल सकते, तो जो लाएंगे पास हो जाएगा। तो सर क्या ऑपोजिशन की तरफ से कोई बिल्स को लेके कोई रणनीति भी तैयार होगी कि किस तरह से टैकल किया जाएगा? अभी मीटिंग 10 बजे है खड़गे साहब में इसी ऐसा इन्हीं बिल्स पे लेके इसी तो इसको लेकर विरोधी दल के नेताओं का ये जो कह लीजिए कि आपत्ति है और विरोधी दल के नेता ही नहीं, इस पर आपत्ति एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं को भी अभी सामने आएगी। अभी चूंकि गठबंधन की वजह से वहां पर उनकी बातें नहीं सामने आ पा रही और अचानक ये बिल को लाने का फैसला भी किया गया है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा शिकार होने वाले हैं अमलेंदु जी, जो सीधे तौर पर कहा गया और देखा भी गया कि सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होंगे तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकारें हैं, उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाएगा। अभी तक होते भी वही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तक वही होते रहे हैं सबसे ज्यादा टारगेट और उन्हीं को किया जाएगा और इसमें बीजेपी के सहयोगी जो वो भी टारगेट होंगे। जी हाँ। और चूंकि इसके जरिए फिर चंद्रबाबू नायडू को धमकाने की कोशिश की जाएगी। फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा कि नीतीश कुमार इधर से उधर नीतीश कुमार एक उदाहरण है, कोई भी दूसरा मुख्यमंत्री होगा, पार्टी होगी, इधर से उधर नहीं कर पाएगी, इधर से नहीं कर पाएगी। चिराग पासवान नहीं कर पाएंगे, जीतन राम मांझी नहीं कर पाएंगे, संजय निषाद नहीं कर पाएंगे, ओम प्रकाश राजभर नहीं कर पाएंगे। अभी तक तो धमका लेते थे सब। तो ये धमकाना जो बंद करने सहयोगी दल, ये उसका एक इंतजाम किया जा रहा है। तो ये विपक्ष के लिए तो बाद में होगा, सबसे पहले इसके भुक्तभोगी मतलब ये सरकार अगर निशाना बनाएगी ये कानून बनने के बाद, तो सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही बनाएगी। एकनाथ शिंदे को बनाएगी, अजित पवार को बनाएगी, चंद्रबाबू नायडू को बनाएगी, पवन कल्याण को बनाएगी, नीतीश कुमार को बनाएगी, चिराग पासवान को बनाएगी, जीतन राम मांझी को बनाएगी, ओम प्रकाश राजभर को बनाएगी, संजय निषाद को बनाएगी। इन सबको सबसे पहले निशाना बनाएगी, उसके बाद बाकियों का नंबर आएगा। तो पहले वो अपनों को ही निशाना बनाएगी ताकि मोदी जी की कुर्सी बची रहे। तो ये मोदी जी की कुर्सी बचाने का भी एक इंतजाम जो एक तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, उसका प्रयास किया जा रहा है और ये सारे इस तरह के विधेयक अचानक उसके पास तैयार रखे हैं जिनको टाइमिंग देखकर ला सकती है। इससे ये भी पता लगता है कि जो 400 पार का नारा दिया गया था और विपक्ष का आरोप था कि किस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया जा रहा है, वो सारी चीजें स्पष्ट होती दिखाई पड़ रही हैं कि 400 पार नहीं भी हुआ, फिर भी जो एजेंडा था उसको पार करने, 400 से ज्यादा सीटें लाने के बाद जो उसकी योजनाएं थी उन पर कैसे धीरे धीरे वो क्रियान्वयन कर रही है। खैर, इसको लेकर कांग्रेस की नेता सांसद प्रियंका गांधी ने भी टिप्पणी की है और बताया है कि बीजेपी की सरकार का जो एनडीए सरकार का परफॉर्मेंस अब तक रहा है, जिस तरह से ईडी सीबीआई की उनका दुरुपयोग किया गया है, तो अब तो इस कानून के जरिए एक बड़ा हथियार अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। कोशिश कामयाब होती है या नहीं, लेकिन कोशिश वो कर रही है। सुन लेते हैं प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। See it as a completely draconian thing.
it goes against everything. And to couch it as a measure which is being taken anti-corruption is just to pull a veil across the eyes of the people. Because what it basically allows a government to do is to put you don't even have to be convicted. Tomorrow you can put any kind of case on a chief minister and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti-constitution. It's against our constitution. It's undemocratic, and it's very unfortunate. Thank you so much. Thank you. तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सही नहीं है। इससे जो केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उनका भी एक तरीके से दुरुपयोग है। केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर किस तरह से अधिकार करने के लिए एक संवैधानिक टूल प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। केवल इसी सरकार के लिए नहीं है, तो आने वाले चूंकि कानून बन जाएगा तो सब पर लागू होगा। बाद में दूसरी भी सरकारें आएंगी तो उनके पास भी एक बड़ा हथियार रहेगा कि वो राज्य सरकारों को कैसे डरा धमका सकती है, चूंकि तमाम जांच एजेंसियां उसके पास हैं जिनके जरिए वो किसी के खिलाफ भी मुकदमा कायम करके उनको 30 दिन तक जेल में रख सकती हैं। बहुत आसान है और इसका कोई ऐसा भी नहीं कि प्रमाण नहीं है। सैकड़ों प्रमाण पिछले 11 साल में दिखाई पड़े हैं। ईडी और सीबीआई ने किस तरह से विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को इन जांच एजेंसियों के जरिए अपने कब्जे में किया, कब्जे में लाने की कोशिश की, और तमाम लोगों को जो उसके कब्जे में आ गए, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, उनके खिलाफ सारे केस खत्म कर दिए गए। तो ये जो दुरुपयोग हो रहा है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, और उसी को लेकर विपक्ष आशंकित है कि केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर एक जो कहिए कि उस पर जबरन दबाव बनाने की कोशिश करेगी इस कानून के जरिए, और इसको लेकर विरोध हो रहा है। सबसे बड़ी बात फिर वही कि आखिर टाइमिंग उसकी जो चुनी गई है अमलेंदु जी, इसका मतलब सरकार इसको पारित कराने की कोशिश में नहीं है, इस विधेयक से उसका लेना देना नहीं है। जो सरकार के खिलाफ इस समय माहौल बना हुआ है, उस माहौल से एक लोगों को भ्रमित करने, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल ध्यान भटकाने की कोशिश, और ध्यान भटकाने की कोशिशों के तहत ही इस बिल को लाया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि बिल पास नहीं करा पाएगी, और बिल पास अगर होगा तो सबसे पहले कार्रवाई बीजेपी के ही लोगों पर होगी, उसके सहयोगियों पर ही होगी। तो ये वो अच्छे तरीके से जानती है, तो इसलिए बिल पास कराना उनका मकसद है भी नहीं। मकसद जो है वो चर्चा से ध्यान भटकाना, और जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर, भारतीय जनता पार्टी पर, उससे देश का ध्यान भटकाने की एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। क्योंकि पूरे देश में चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, और उनको चुनाव आयोग ने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बनवाया है। ये संदेश एक आम आदमी में जा रहा है, तो इसलिए इससे ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश के तौर पर इसको बिल्कुल देखा जा रहा है। चूंकि ये बिल पास कराना सरकार के बस में है ही नहीं, पास हो ही नहीं सकता, चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए बहुमत जो है वो सरकार के पास ना लोकसभा में हो ना राज्यसभा में आज की परिस्थितियों में, और विपक्ष से कोई भी दल जो है इस बिल के समर्थन में टूटता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि जो आप मैनेजमेंट कर लेंगे, फ्लोर मैनेजमेंट कर लेंगे, तो फ्लोर मैनेजमेंट करने की भी स्थिति में नहीं है, बल्कि फ्लोर मैनेजमेंट जो है विपक्ष इस पर कर सकता है, क्योंकि आपके जो सहयोगी हैं उनको बता सकता है कि तुम्हारे खिलाफ कल ये सबसे पहले कार्रवाई करेंगे। खासतौर से एकनाथ शिंदे, अब चूंकि एकनाथ शिंदे के जो मंत्रालय रहे उनके पास, उनके मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में ही उस पर जांच शुरू हो गई है, देवेंद्र फडणवीस ही जांच करवा रहे हैं, तो यानी कि एकनाथ शिंदे को फंसाया जा सकता है, तो एकनाथ शिंदे इसमें फंसेंगे। इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ शिकायतें चल रही हैं। चंद्रबाबू नायडू तो खुद भी जेल जा चुके हैं, 9 महीने से ज्यादा जेल में रहे थे, तो उन शिकायतों पर फिर से उनको किया जा सकता है। इस तरीके से नीतीश कुमार को धमकाया जा सकता है। नीतीश कुमार के कई करीबी अफसर जो हैं उनके ऊपर ईडी के छापे यहाँ पे पड़ चुके हैं। तो इस तरीके से अपने ही सहयोगियों को सबसे पहले धमकाने का काम बीजेपी करेगी। तो बीजेपी का कोई भी सहयोगी दल इस बिल को पास कराने में बीजेपी की मदद नहीं करेगा। जिस तरीके से वक्फ बिल में समर्थन कर दिया था समीर जी, अपने सिद्धांतों को परे रखकर भी कर दिया था, इस तरीके से कोई भी बीजेपी का सहयोगी इसका समर्थन नहीं करेगा। क्योंकि अगर समर्थन करेगा तो सबसे पहले गाज उस पर ही गिरेगी। ये उसको समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, ये उसको समझ में आ रहा है। मुश्किल है बिल को पास कराना। दोनों सदनों में प्रेजेंट एंड वोटिंग 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो बीजेपी के पास ना तो लोकसभा में है ना राज्यसभा में, उसको भली बात मालूम है। और जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि फ्लोर मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा कि वो दूसरी
पार्टी के सांसदों को तोड़ ले या फिर वो उनको कुछ अपने में मिला ले, उनको कन्विंस कर ले, उस स्थिति वैसी स्थिति भी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो फिर इस विधेयक को, संविधान संशोधन विधेयक को लाने का मकसद क्या है? मकसद सीधे तौर पर यही है जो विपक्षी दल कह रहे हैं, हम उनको सुनवाएंगे भी। पहले सुन लेते हैं ऑल इंडिया AIMIM के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो क्या कह रहे हैं इस विधेयक को लेकर, क्यों विपक्ष को आपत्ति है और कैसे केंद्र सरकार राज्यों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी, वो पकड़ मजबूत कर लेगी जो उसको संविधान ने नहीं दी है। क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का एक बंटवारा है और उनकी अपनी एक स्वायत्तता है, स्वाधीनता है, जिस पर बीजेपी लगातार राज्यपालों के जरिए उसको उस पर अटैक करती रही है। राज्यपालों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कितना बड़ा फैसला दिया था, लेकिन फिर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भेज दिया, उस पर सुनवाई भी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस आज भी अभी भी चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सुन लेते हैं AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं। देखिए, ये जो 3 बिल आए आज इंट्रोड्यूस होंगे, हमारी पार्टी का मानना ये है कि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ड्यू प्रोसेस का और जो जनता को ये इख्तियार है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबल बनाए, ये सब चीज़ें उसके खिलाफ जाता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स आप देख लीजिए कि एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को फ्री रन मिल जाएगा कि वो खुद जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर हो जाएंगे, और मुख्यमंत्री को हटाना है तो असेंबली में हटाते हैं। अब आप मेरे को ये बताइए कि BNSS में इतने ऐसे सेक्शंस हैं कि किसी को भी आप एक सेक्शन लगा दीजिए 5 साल के ऊपर का, तो लाजमी है वो 30 दिन के अंदर ही 30 अंदर BNS में यह है कि 90 डेज तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। तो ये मेरे ख्याल से ये 1930 का गेस्टापो मूवमेंट हम भारत में देख रहे हैं कि जिस तरह वहां जर्मनी, उस वक्त के जर्मनी में गेस्टापो को बनाकर एक पुलिस स्टेट बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं होगा जनता को, बल्कि चीफ मिनिस्टर अकाउंटेबल होगा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। हमारे देश में SI से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, ACP बोलिए, DYSP बोलिए, DCP बोलिए, एडिशनल CP, CP, DGP तक कौन बनाता है इनको? रूलिंग पार्टी बनाती है। IT के ऑफिसर कौन बनाता है? ED के, CBI को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर ये उसमें उस बिल में कह रहे, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये उसका कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा, गवर्नर को आप इख्तियार दे रहे हैं, गवर्नर आप अपॉइंट करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए, ड्यू प्रोसेस के लिए, बल्कि भारत को एक पुलिस स्टेट बनाने का काम बीजेपी सरकार करना चाहती है इन तीनों बिलों के जरिए, जिसकी हम पुरजोर इसकी मुखालिफत करेंगे। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप हर चीज आपके हाथ में, सेंट्रलाइज आप अपने हाथ में कर रहे हैं, माने आप पिक एंड चूज करेंगे। और बीजेपी ये भूल रही है कि कब तक सत्ता में रहेंगे आप, कभी ना कभी तो निकलेंगे ना। तो पावर इटर्नल तो छोड़ी है कि ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल होगा। इस तरह का एक कोशिश की जा रही है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, जो बिल एक समन्वय की बात करता है, केंद्र और राज्य के बीच में एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना रहता है। इस बिल के जरिए उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और सीधे कह रहे हैं कि अब तो राज्यों के मुख्यमंत्री अगर इस कानून का जब अगर पास हो गया तो फिर वो अकाउंटेबल हो जाएंगे, वह केंद्र सरकार के प्रति, अपनी जनता के प्रति नहीं होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। केंद्र सरकार की एजेंसियां कभी भी उनको किसी मामले में गिरफ्तार कर सकती हैं। 30 दिन तक गिरफ्तार किए रहे तो फिर उनका पद चला जाएगा और फिर वहां मुख्यमंत्री
का पद चला गया तो जाहिर सी बात है कि फिर वहां दूसरी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री वहां की सरकार वो खत्म हो जाएगी, गिर जाएगी। और सरकारों को गिराने और बनाने का खेल भी किस तरीके से हुआ है पिछले 11 साल में, उसको लेकर भी इस बिल के प्रति आशंका विपक्ष की बढ़ रही है। और यही नहीं, जिस तरीके से पिछले दिनों ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों ने तमाम मुख्यमंत्रियों और वहां पर राज्यों के मंत्रियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की है, और ऐसी कार्रवाई की कि उसमें किसी को कुछ भी मिला भी नहीं, कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि जिसमें किसी को सजा हो पाई हो। सुप्रीम कोर्ट से फटकार ही बार बार मिली है, लेकिन उसका दुरुपयोग साफ दिखाई पड़ा है। और अब केंद्र सरकार के पास एक और बड़ी एक मजबूत विकल्प मिल जाएगा, कानूनी प्रोटेक्शन उसको मिल जाएगा इस बिल के जरिए, अगर ये पास हो जाता है तो। बिल्कुल समझिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसको एक कानूनी अधिकार मिल जाएगा। उस कानूनी अधिकार के जरिए फिर जो है ये अपना एजेंडा चलाएंगे, और यही विपक्ष की आशंकाएं हैं कि ये इसको इसी तरीके से इसको लागू करना चाहते हैं, और ताकि विपक्ष को धमकाया जा सके कि अब इस तरीके से गिरफ्तारियां की जा सकती हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की आशंका भी ये है समीर जी कि इसका अगर ये पहले पास होगा ही नहीं कानून, चूंकि सरकार के पास बहुमत है ही नहीं, 2/3 बहुमत नहीं है किसी भी हाल में, और हो भी नहीं सकता है। लेकिन अगर हो भी जाता है तो सबसे पहले शिकार इसके बीजेपी के सहयोगी होंगे, और उसके बाद फिर बीजेपी के लोग खुद होंगे। बिल्कुल ये साफ तौर पर होगा, तो इसलिए इसको ये पास नहीं होगा, और ये बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए संविधान के खिलाफ जाकर के, और जो न्याय का मूलभूत सिद्धांत है उसका, अरे किसी पर भी आरोप लगाना क्या है। अमलेंदु जी, बीजेपी के ही तमाम वो मंत्री भी होंगे जो सरकार के यानी सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के हिसाब से नहीं चल रहे होंगे, या जहां सुबुगाहट होगी कि ये विरोध कर रहे हैं। तमाम कुछ मंत्री हैं ऐसे जिनके कई बार बयान आते रहते हैं, तो सीधे कहीं केस दर्ज हो जाएगा और 30 दिन गिरफ्तार चलेंगे। जैसे एक मंत्री जी थे, वो एक पत्रकार से कह रहे थे कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3.5 लाख वोट काट दिए गए, महाराष्ट्र से आते हैं, तो इस तरीके से किया जा सकता है। नींबू मिर्च वाले भी उसमें हो सकते हैं, तो बहुत सारे उसमें जो केंद्रीय मंत्री वो भी हो सकते हैं, इसलिए सारे केंद्रीय मंत्री हो गया। यानी समीर जी, ये कानून जो लाया जा रहा है, इसके जरिए एक बात तो स्पष्ट हो गई कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर जंग हार चुके हैं जी। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, वरना ऐसा कानून लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में अब कहा जाए बगावत तेज हो रही है, तो उस बगावत को रोकने के लिए ये इंतजाम किए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और अमित शाह के बहुत नजदीकी ज्ञानेश कुमार जी को जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया, और उनसे जिस तरीके के बयान दिलवाए जा रहे हैं, उससे भी ये साफ समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर भी जंग हार चुके हैं, और उनके खिलाफ बीजेपी में शायद कोई बड़ा विद्रोह की आशंकाएं जो हैं वो जन्म ले रही हैं, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दों पर घिरे ही है। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को एक विपक्ष का आरोप है कि उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है, इस कानून के जरिए जो संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी आज हो रही है, उसके जरिए राज्यों के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और यहां तक कि केंद्र सरकार के मंत्रियों पर भी एक बड़ा शिकंजा कसने की, या कह लीजिए कि सीधे उन पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की एक कोशिश हो रही है। कंट्रोल वैसे भी रहता है, लेकिन फिर भी एक अधिकार रहता है, स्वायत्तता रहती है, स्वतंत्रता रहती है। लेकिन इस कानून के जरिए अब एक खौफ में रहेंगे कोई भी मंत्री, अगर कोई बयान इस तरह से देते हैं या कहीं से भी वो प्रधानमंत्री की मुखालफत करते हैं, विरोध करते हैं, तो ये बिल्कुल जो एक मनमाना बिल इसको कहा जा रहा है। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है इस तरह का बिल पास करना, इस तरह का कानून बनाना। सुनते एक बार कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं। राज्यसभा में उप नेता है कांग्रेस पार्टी के प्रमोद तिवारी, उनका क्या कहना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ, पर जब से भारतीय जनता पार्टी आई, भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल गई। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, भरपूर दुरुपयोग हो रहा है। और इसीलिए इनका कन्विक्शन रेट जो है ना 90% ज्यादा छूट जाते हैं। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी सीबीआई से किसी को गिरफ्तार करा लो, और गिरफ्तार कराने के बाद जैसे हमारे मुख्यमंत्री झारखंड थे, बाद में हाईकोर्ट को कहना पड़ा कोई केस ही नहीं, और 30 दिन बीत जाए अपन बर्खास्त कर दो, सस्पेंड कर दो। तो आने दीजिए कानून को, हम समझेंगे, समझने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हम साफ कर दें, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, पर अमित शाह, मोदी भाजपा भरोसे योग्य नहीं है। ये कानून का दुरुपयोग करते हैं राजनीतिक रूप से।
तो ये तमाम सवाल हैं और 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी में है सरकार। आज उस विधेयक को पेश करने की तैयारी में है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री किसी गंभीर अपराध में अगर वो जेल जाते हैं, 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उनका अपने पद से वो स्वतः हट जाएंगे, अपने आप हट जाएंगे। ये व्यवस्था की जा रही है और इसके जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 164 में और 239 में ये संशोधन किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है, अभी प्रमोद तिवारी जो बात कह रहे हैं कि इस सरकार का जो परफॉर्मेंस है और इस जांच एजेंसियों का जो कन्विक्शन रेट है, उसको देखकर सरकार की मंशा पर संदेह न होना ये हैरान करेगा। संदेह तो होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल संदेह तो होगा ही, और ये संदेह बिल्कुल जायज भी है। तो इसको आप समीर जी समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक बिल है और विपक्ष इसको लेकर क्या आशंकाएं जता रहा है। और इस तरीके की आशंकाएं सत्ता पक्ष के लोगों में भी हुई, जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि बीजेपी के लोग हो चाहे वो लोग हो बीजेपी की सहयोगी, उनके अंदर भी इस तरीके की शंकाएं होंगी। तो इस बिल का पास होना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये निश्चित तौर पर एजेंडा जो है ये किसी दूसरी तरफ है। बिल्कुल सरकार जानती है कि उसके पास नहीं है, लेकिन इसके पीछे जो है बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी काम कर रही है और ये विपक्ष को डराने धमकाने की राजनीति ये भी काम कर रही है। क्योंकि वोट चोरी का आरोप जिस तरीके से लग रहा है और ये समझ में आ रहा है सरकार को कि जनता समझ रही है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी की सरकार ईमानदारी से नहीं बनी है। तो इस तरफ से ध्यान हटाया जाए तो ये ध्यान हटाने की भी एक तरीके से वो समझी जा सकती है। बिल्कुल ध्यान हटाने की कोशिश है। और बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार रैली को एक वहां पर जन समर्थन मिल रहा है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन यही कहा जा रहा है कि सरकार पारित कराने की स्थिति में नहीं है इस विधेयक को, फिर भी ला रही है तो वो इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। और एसआईआर वोट चोरी पर जिस तरह सीधे चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी घिरी हुई है, उससे वो लोगों का ध्यान भटकाना चाह रही है। एक बार सुनेंगे जो आरजेडी के नेता हैं, सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। लेकिन विपक्ष के नेताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि पुरजोर विरोध किया जाएगा इस बिल का। अगर यह बिल लाया जाता है, लाने की तैयारी तो ही चुकी है, पारित करने पर, उसके पास होने पर आशंकाएं जरूर हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुमत नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरा मिल भी जाए, फिर भी उसके पास इस विधेयक को पारित कराने का बहुमत नहीं है। तो बहुत सारे सवाल हैं, विपक्ष आशंकाएं जता रहा है। लेकिन ऐसा जो कहा जा रहा है कि सरकार का मकसद बिल पास कराना नहीं है, बल्कि सरकार का मकसद यह है कि जिन जरूरी मुद्दों पर संसद में लगातार एसआईआर पर चर्चा की मांग हो रही है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। हाँ बिल्कुल, मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश के तौर पर इसको देखा जा सकता है समीर जी। और फिलहाल तो ध्यान भटकाने की कोशिश है, लेकिन ये भी है कि इस कोशिश के जरिए नरेंद्र मोदी का कब्जा करने की जो है सत्ता पर, ये वो कब्जा बना रहे, उसका भी प्रयास है। तो दोनों ही आशंकाएं हैं कि एक तो ध्यान भटकाने की कोशिश और जाहिर तौर पर। अच्छा, एक चीज है अमलेंदु जी, अब लोगों को ये भरोसा और हो रहा होगा कि 400 पार का नारा जो दिया गया था, अगर अचीव हो गया होता तो क्या क्या हो सकता था। हाँ, जब 240 पर ये चीजें हैं और कोशिश की जा रही है, तो 400 पार होता तो फिर क्या होता। बिल्कुल समझिए, 400 पार होता तो क्या होता, इसको साफ तौर पर समझाया जा सकता है। और ये इसीलिए इस तरीके से किया गया है। और महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया समीर जी, और उस ट्वीट में उनका अंग्रेजी में था, तो उसका हिंदी अनुवाद जो हम बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विपक्ष की भविष्यवाणियां सच साबित हुई, सिर्फ 240 सांसदों वाली भाजपा संविधान बदल रही है। नया विधेयक संघीय ढांचे और न्यायपालिका दोनों को दरकिनार करता है। केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके निर्वाचित विपक्षी मुख्यमंत्री को फर्जी आरोपों में गिरफ्तार कर सकती है और अदालत द्वारा दोषी साबित हुए बिना उन्हें बर्खास्त कर सकती है। तो यही आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और यह साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये आशंकाएं निर्मूल नहीं है। इस सरकार के क्रियाकलाप को देखते हुए ये आशंकाएं सही दिखाई पड़ती हैं। ये बिल्कुल वही बात कह रही है कि जब 240 सांसदों में बीजेपी संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है, तो अगर 400 से ज्यादा मिल गए होते तो फिर क्या होता। ये आशंकाएं, हालांकि वो मिल नहीं पाए, ये संविधान की ही मजबूती है। संविधान का जो एक भय लोगों को लगा कि संविधान बदल दिया जाएगा, जिस संविधान ने उनको तमाम अधिकार दिए हुए हैं, पर 240 सीटें आने पर भी बीजेपी अपनी उन कोशिशों को जारी रखे हुए है। सुनते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं
और आपको बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 21 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और तब से लगातार संसद की कार्यवाही स्थगित हो रही है, कामकाज नहीं हो रहा है। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है, चर्चा की अनुमति नहीं मिल रही है और फिर सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ रही है। आज एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सुनते हैं मनोज झा, आरजेडी सांसद, क्या कह रहे हैं। साथियों को भी और सबको गौर से देखना चाहिए। एक्यूज्ड और कन्विक्टेड का पूरा फर्क मिट गया। जिस तरह से ईडी के बारे में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि आप राजनीतिक गेम का हिस्सा बन रहे हो, उसके बाद आपको क्या लगता है किसी को पीएमएलए में फिक्टिशियस डाल दो, 30 दिन नहीं आया वो पद, तो ये एक तरीका है कि जहां आप चुनाव नहीं जीत सकते वहां अब आपको हाउस ट्रेडिंग नहीं करना है, टॉपल कर दो, अनस्टेबल कर दो। और मुझे तो लग रहा है कि गृह मंत्री जी के दिमाग में अपने भी दल के कुछ लोगों को निपटाने की योजना है। तो ये मनोज झा सीधे अमलेंदु जी, जो चर्चा थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, आपने कहा भी, तो अपने ही कैबिनेट के कुछ लोगों को निपटाने की ये कोशिश हो रही है सरकार की ओर से। और इन्होंने सीधे गृह मंत्री की बात कही है, क्योंकि अब जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इस तरीके के लिए जा रहे हैं जो गृह मंत्री को फायदा पहुंचाने वाले हैं, अमित शाह को। प्रधानमंत्री की जगह अब गृह मंत्री, और संसद में भी अब प्रधानमंत्री की जगह गृह मंत्री बयान देने लगे हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा हो रही थी, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नहीं बोले, उनकी जगह गृह मंत्री बोले। तो यह भी एक सोची समझी रणनीति है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कि कैसे वो अब सत्ता परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और सत्ता सौंपने की तैयारी हो रही है अमित शाह को। हाँ, बिल्कुल हो रही है। और समीर जी, जो अमित शाह जी के प्रतिद्वंदी समझे जाते हैं बीजेपी में, जो नेता या मुख्यमंत्री जो हैं, वो आप जानते हैं कि उनमें से कई एक पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल चुके हैं या चल रहे हैं। भले सरकार रही तो वापस ले लिए, वापस ले लिए। एक मुख्यमंत्री तो खुद के ही वापस ले लिए, एक मुख्यमंत्री पर अभी भी मुकदमे हैं, तो नारदा शारदा घोटाले के, तो वो हैं, तो वो सब जो है वो अमित शाह जी के लिए खतरा आगे बन सकते हैं। तो ये मनोज झा जो आरोप लगा रहे हैं, तो मनोज झा का आरोप यही है कि ये विपक्ष के लिए कम और ये बीजेपी के नेताओं के लिए ही ज्यादा है। तो समीर जी, अगर इस पर विप लागू भी होता है तो लोग विप तोड़ भी सकते हैं, ये भी समझाया सकता है। तो लेकिन पास तब भी नहीं होगा, विप आप कर देंगे तब भी लागू नहीं होगा, तो ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो ये बहुत खतरे जो है इसको देखने में आ रहे हैं। सुधाकर सिंह है, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसको लेकर समीर जी इसी तरीके की बातें कही है। उनको भी हम लोग सुनेंगे कि सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं। और इसको लेकर अमरा राम जो माकपा के सांसद हैं, उन्होंने भी अपनी बात कही। तो अमरा राम को भी हम लोग सुन सकते हैं, राजस्थान से आते हैं, बड़े किसान नेता अमरा राम जी, उन्होंने भी इस विधेयक को लेकर इसी तरीके की कुछ बातें कही जी। सुनते हैं क्या कह रहे हैं सीपीएम के सांसद अमरा राम इस मुद्दे पर। लेकिन पूरा विपक्ष इस बिल को लेकर आशंकित है कि सरकार करने क्या जा रही है। और आशंका केवल विपक्ष को ही नहीं है, जिस तरह से मनोज झा कह रहे हैं। मनोज झा ये बात अगर कह रहे हैं तो सत्ता पक्ष के सांसदों के भीतर भी, तमाम मंत्रियों के भीतर भी इस बात को लेकर चर्चाएं तो हो ही रही होंगी पहले जी। बिल्कुल हो रही होंगी चर्चाएं समीर जी, और सत्ता पक्ष के अंदर से ही ये चीजें निकल कर आई हैं, तभी मनोज झा कह रहे हैं। क्योंकि आज एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, राजीव प्रताप रूढ़ी जो बीजेपी के नेता हैं, वो राहुल गांधी से मिले हैं। राहुल गांधी इस समय प्रेस से बात कर रहे थे संसद में, और उसी समय आए और उसी समय दोनों की मुलाकात हुई और बधाई जो है राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूढ़ी को दी है। तो ये केमिस्ट्री क्या बन रही है आप ये भी समझ सकते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी का सिस्टम बीजेपी में भी घुस चुका है, ये आप समझ सकते हैं। और एक बड़ी शिकस्त जो है वो अमित शाह और मोदी के कैंडिडेट को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में दी है राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूढ़ी के जरिए। यानी बीजेपी के मोहरे से ही बीजेपी को मात जो है, अमित शाह को मात दी है राहुल गांधी ने, ये भी है। तो अंदर भी चीजें चल रही है बीजेपी की काफी कुछ, और उसका जो है जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे समीर जी लगातार कि ये नरेंद्र मोदी का कब्जा बरकरार रहे। नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बीजेपी से ही चुनौतियां मिल रही हैं, इसलिए यह बिल जो है लाया जा रहा है ताकि अपने ही नेताओं को काबू में रखा जा सके। बिल्कुल, अपने ही नेताओं को काबू में रखा जा सके, यानी सत्ता जो है केवल इन्हीं दोनों लोगों के पास रहे, इसके अलावा बाकी सारे लोग प्यादे की तरह काम करते रहे। यही बात मनोज झा
क्या कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के ही, और सत्ता पक्ष में गठबंधन के ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जिनको ये दोनों नेता पसंद नहीं करते या इनसे कहीं न कहीं किसी स्तर पर विरोध होता है, तो उनको भी निपटाने की कोशिश है। अब कोशिश हालांकि कामयाब हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम रहे, जनता ने जो परिणाम दिया, उस परिणाम ने इनको यहां तक ये करने की स्थिति में नहीं पहुंचाया है, लेकिन कोशिशें फिर भी जारी हैं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं अमरा राम, जो कि सीपीएम के सांसद हैं, और इस विधेयक को लेकर उनकी क्या आशंकाएं हैं। जिनको सजा हो गई तो निश्चित रूप से, लेकिन ऐसे 30 दिन की सजा में ही अगर होगा तो फिर तो सभी हो जाएंगे जो भी राजनीति करते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए अपराध 30 दिन की सजा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं होता। रास्ता रोकेंगे तो 30 दिन के हो जाएंगे, इसलिए इस तरह का नहीं करना। तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही है मोदी सरकार, और अपने पैरों पर अब ये मार रही है या बीजेपी के पैरों पर मार रही है या फिर क्या करने जा रही है, लेकिन इस कानून को लेकर जिसको जो बनाने की तैयारी हो रही है, जिस विधेयक को लाया जा रहा है, संविधान संशोधन विधेयक की 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद अपने पद से हट जाएंगे, चाहे पीएम होगी, सीएम हो, गृह मंत्री, लेकिन उसको लेकर अब बीजेपी के भीतर भी एक घबराहट होने लगी है कि सरकार की जो मंशा है कि सत्ता केवल 2 ही लोगों के पास रहे, है तो उन्हीं 2 लोगों के पास, लेकिन आगे भी बनी रहे, उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। हाँ, बिल्कुल इसी पूरी तैयारी की जा रही है कि इन लोगों के कब्जे में ही सत्ता रहे और निकलने ना पाए हाथ से, और खासतौर से अमित शाह जी को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उनके कब्जे में सारी चीजें रहें, इसके इंतजाम एक तरीके से किए जा रहे हैं। तो ये विपक्ष का आरोप है समीर जी, और ये देखने वाला है। सुधाकर सिंह जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी इसी तरीके की बातें कही हैं, उनको भी हम सुन सकते हैं। सुधाकर सिंह वही है जो मृत जो थे मतदाता, उनको लेकर आए थे, उनको रैली में नहीं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट में लेकर पहुंचे थे, तो वही है। तो सुधाकर सिंह भी इस पे लेकर अपनी बात कह रहे हैं। तो सुनते हैं क्या कह रहे हैं आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, क्या कह रहे हैं इस कानून को लेकर, और जो विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जिसको सरकार लाने जा रही है आज संसद में। तानाशाही के तरफ बढ़ने का एक रास्ता खोला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति सत्ता प्रतिष्ठानों को चुनौती देगा, ऐसे लोगों को रातों रात गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाएंगे। भारत पाकिस्तान बनने की कगार पर है, जहां विपक्ष के नेता जेल में होते हैं या विदेश में होते हैं। भारत बांग्लादेश बनने की कगार पर है, जहां या तो वहां के विपक्ष के नेता जेल में होते हैं या विदेश में होते हैं। ठीक भारत के भीतर भी वही तरीका अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका जोर विरोध होगा। किसी भी सूरत में पुलिस न्यायपालिका का काम नहीं करेगी। न्यायपालिका का काम अलग है। फ्रांस में राज्य क्रांति हुआ था, क्यों हुआ था? क्योंकि राजा को ही अधिकार था कि वह मुकदमा दर्ज करे, राजा को ही जांच का अधिकार था और राजा को ही दंड देने का अधिकार था। जब तीनों अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वहां तानाशाही पनपेगी। इसीलिए डेमोक्रेसी की जो मूल भावना है, सेपरेशन ऑफ पावर, एफआईआर कोई करेगा, जांच कोई करेगा और न्याय कोई करेगा। कहीं गलती होगा तो उसको चेक एंड बैलेंस है। यहाँ चेक एंड बैलेंस कहाँ है? जहाँ सरकार कह रही है मैं मुकदमा करूंगा और आपको बर्खास्त कर दूंगा, ये कौन नया तरीका आप अपना रहे हैं? ये नैतिकता का विषय है। अगर कोई एफआईआर होता है तो बहुत लोग इस्तीफा दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, लेकिन आप दंड देने का अधिकार नहीं रखते। आप ही एफआईआर करिएगा, आप ही दंड दे दीजिएगा, आप ही जांच कर दीजिएगा, इसका विरोध होगा। व्यक्तिगत तौर पर मेरी ये राय है, एक संसदीय राजनीति में आने के चलते पार्टी और सभी लोगों की राय हम लोग जानने का प्रयास करें। तो जबरदस्त विरोध हो रहा है, और सबसे ज्यादा जो बातें हो रही है वो ये है कि पास नहीं करा पाएगी सरकार, उसको भी पता है, लेकिन
जो एसआईआर पर चर्चा की मांग हो रही है संसद में, एसआईआर को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, बिहार में जिस तरह से वोटर अधिकार रैली हो रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और समीर जी, यही बात जो है वो कही है गौरव गोगोई ने भी कि ये जो है इससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, चूंकि ये जिस तरीके से आ रहे हैं इस पर मतलब समर्थन मिल रहा है जनता का, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एक तरीके से इसको जो है वो ये कोशिश की जा रही है ध्यान भटकाने की। और गौरव गोगोई ने इसको लेकर कल ही समीर जी ये कह दिया था कि ये और कुछ नहीं है, ये केवल जो है केवल और केवल ये ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। और उन्होंने समीर जी, गौरव गोगोई ने इसको ट्वीट किया था, कल रात में ही उन्होंने ट्वीट किया था। और हम देख सकते हैं कि वो ट्वीट में उनका कहने का तात्पर्य क्या, उनका कहने का तात्पर्य साफ साफ यही है कि ये बिल जो है ये बिहार में जो चल रहा है, जो परिवर्तन की लहर चल रही है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जो ट्वीट किया वो आप हिंदी में बता सकते हैं। ट्वीट उन्होंने जो गौरव गोगोई ने लिखा है, वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के ये विधेयक श्री राहुल गांधी की धमाकेदार वोट अधिकार यात्रा से जनता का ध्यान हटाने की एक हताश कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। पहले सीएसडीएस बीजेपी आईटी सेल का ड्रामा और अब ये विधेयक, बिहार में साफ तौर पर बदलाव की बयार बह रही है। तो जाहिर सी बात है कि जिस विधेयक को पास कराने की क्षमता नहीं है, संसद में उतने आपके पास सांसद नहीं है, और दूसरी ओर मानसून सत्र अब समापन की ओर है, शुक्रवार तक ही मानसून सत्र चलना है, इस बीच में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है, आप एसआईआर पर चर्चा की अनुमति नहीं दे रहे हैं, अचानक ये बिल ला रहे हैं, तो फिर इसके पीछे और मकसद क्या हो सकता है। तो लेकिन जिस तरह से एसआईआर पर चर्चा की अनुमति भले नहीं दी जा रही, लेकिन आप ये देख सकते हैं लगातार प्रदर्शन संसद भवन वहां परिसर में हो रहा है, सदन के भीतर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा रही है, कार्यवाही रोक दी जा रही है, स्थगित कर दी जा रही है, पर यह विरोध प्रदर्शन संसद में लगातार जारी है। और इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सभी नेता रोज इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, महुआ मोइत्रा हो, जो भी जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, वो सभी इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में ऐसे ही तख्तियां और पोस्टर लेकर शामिल हो रहे हैं। और ये कह रहा है विपक्ष की जब तक इस पर चर्चा की मांग नहीं स्वीकार की जाएगी, तब तक ये प्रदर्शन होता रहेगा। बिहार यात्रा में आज उसका छुट्टी का दिन है, उसके बाद वो फिर जारी होगी। राहुल गांधी आज आए संसद में, और संसद में उन्होंने उस यात्रा के बारे में बताया कि किस तरह से जिन लोगों के वोट चोरी हुए हैं, मतदाता सूची में से जिन लोगों को 65 लाख लोगों को निकाला गया है, ज्यादातर लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं उस यात्रा के दौरान और बता रहे हैं कि उन्होंने अभी चुनाव में वोट दिया है, लोकसभा चुनाव में, और इस बार उनको मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अभी कल हम लोगों ने सुनवाया भी था कि एक सज्जन वहां पूरी जनसभा में ही आए और बोले कि मैं तो पोलिंग एजेंट हूं, मेरा नाम मतदाता सूची से गायब कर दिया गया है। तो हजारों की संख्या में वहां इस तरह के प्रमाण अपने आप सामने आ रहे हैं और बता रहे हैं। सुनते हैं राहुल गांधी ने आज कहा क्या बिहार में वोटर अधिकार रैली को लेकर। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। बिहार में तो अब सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, और जोरों से आएगा, पूरे देश का रेजिस्टेंस आएगा। सर, सरकार जो तो ये बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो हम लोगों ने आपको दिखाया भी कि किस तरह से वहां जनता एक इस यात्रा में शामिल हो रही है। पार्टी के नेताओं, गठबंधन के नेताओं के अलावा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी उसमें लगातार मौजूद है यात्रा में, और दीपांकर भट्टाचार्य, सारे गठबंधन के नेता, और उसमें आम जनता की जो सहभागिता मिल रही है। और इसको लेकर एसआईआर को लेकर लगातार चर्चा की मांग हो रही है संसद में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, मांग रहे हैं कि एफिडेविट के जरिए आप अपनी शिकायत दीजिए, और एफिडेविट की मांग करके खुद एक बार घिर गए हैं, चूंकि 18,000 एफिडेविट दिए समाजवादी पार्टी ने उनको, लेकिन अब तक उनका जवाब नहीं आया है। और ये साफ कहा गया कि ज्ञानेश कुमार जी या तो हलफनामा दें, वरना देश से माफी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं है ज्ञानेश कुमार जी के पास जी। तो अब उसमें हलफनामा भी ना देना पड़े, माफी भी ना मांगना पड़े, तो इसके जरिए जो जिलाधिकारी लोग हैं उनके जरिए अब सफाई दिलवाई जा रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाई ये 3 साल आपको क्यों लग गए इस पर जो डीएम साहब को सक्रिय होने में, जब हमने कहा मुख्य चुनाव से कि आपको या तो माफीनामा देना होगा या हलफनामा देना होगा,
देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। तो अब ये तमाम डीएम सक्रिय हो गए, इसको लेकर अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी है कि वोट चोरी हुए। 2022 के विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं और उसी में ये दिए गए थे हलफनामे। उसमें सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, लेकिन वहां के जिलाधिकारियों की ओर से, जो निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, कोई जवाब नहीं आया। अब जवाब दिलवाया जा रहा है। लिखा है अखिलेश यादव ने, उनके ट्वीट को हम लोग देख भी सकते हैं कि डीएम लोगों से जनता का एक मासूम सवाल है, क्यों इतने सालों बाद आया? जवाब है। जिस तरह कासगंज, बाराबंकी, जौनपुर के डीएम हमारे 18,000 शपथ पत्रों के बारे में अचानक अति सक्रिय हो गए हैं, उसने एक बात तो साबित कर दी है कि जो चुनाव आयोग कह रहा था कि एफिडेविट की बात गलत है, मतलब एफिडेविट नहीं मिले, उनकी वो बात झूठी निकली। अगर कोई एफिडेविट मिला ही नहीं तो ये जिलाधिकारी लोग जवाब किस बात का दे रहे हैं? अब सतही जवाब देकर खानापूर्ति करने वाले इन जिलाधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच होनी चाहिए, कोर्ट संज्ञान ले। चुनाव आयोग या डीएम में से कोई एक तो गलत है ही ना। जो सीसीटीवी पर पकड़े गए हों, उनके द्वारा अपने घपलों पर दी गई सफाई पर किसी को भी रत्ती भर विश्वास नहीं है। झूठ का गठजोड़ कितना भी ताकतवर दिखे, पर आखिरकार झूठ हारता ही है, क्योंकि नकारात्मक लोगों का साझा गोरख धंधा अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए होता है। ऐसे भ्रष्ट लोग न तो अपने ईमान के सगे होते हैं, न परिवार, न समाज के, तो फिर भला अपने साझेदारों के कैसे होंगे? ये बेईमान लोग देश और देशवासियों से ताउम्र दगा करते हैं और अंततः पकड़े जाने पर अपमान से भरी जिंदगी जीने की सजा काटते हैं। भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन की मिली भगत वो चुनावी तीन तिगाड़ा है जिसने सारा काम बिगाड़ा है और देश के लोकतंत्र पर डाका डाला है। अब जनता इस त्रिगुट की अदालत लगाएगी। ये अब जनता की अदालत में मामला जाएगा। वो तो मुख्य चुनाव आयुक्त भी कह रहे थे कि जनता सब देख रही है, तो जनता ये भी देख रही है कि 18,000 शपथ पत्र जो दिए गए उसका जवाब 3 साल तक नहीं दिया गया, और अचानक जब वो झूठ पकड़ा तो उसी समय गया था, लेकिन जब उसकी अब चर्चा हो रही है, खुद लपेटे में आ रहे हैं, तब उसका जवाब दिलवाया जा रहा है वहां के जिलाधिकारियों से। और यह भी इसमें महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, इस पर यह सवाल उठ रहे हैं कि चूंकि ज्ञानेश कुमार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो भी गृह मंत्री अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुद्दा पीछे चला गया है, क्योंकि अब ये सत्ता परिवर्तन की तरफ इधर अब काम हो रहा है। और यहाँ उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री के लिए काम कर चुके राजीव कुमार, अमित शाह जी के लिए काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, ये आरोप विपक्ष की तरफ से लग रहा है। तो अब वहां के जिलाधिकारियों पर भी ये दबाव होगा कि आप क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि अंततः वो बात तो आएगी उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के ऊपर आएगी। और ये भी हो सकता है समीर जी कि राजीव कुमार को फंसाकर ज्ञानेश कुमार को बचाने की कवायद चल रही हो, ये भी हो सकता है। चूंकि अब जिस तरीके से जवाब दिलवाए जा रहे हैं और सारी चीजें राजीव कुमार के ऊपर आ रही है, तो कल को राजीव कुमार तो फंसेंगे ही फंसेंगे, ये तो निश्चित ही है। ज्ञानेश कुमार जी तो एक बार फिर बच के निकल सकते हैं कि साहब मैं तो उस समय था ही नहीं और मैंने वोट चोरी नहीं की, क्योंकि हो चुका था तब तक महाराष्ट्र का चुनाव, तो ये हो सकता है। लेकिन ये इस तरीके से जिस तरीके से चल रहा है, तो ये राजीव कुमार को फंसाने की भी एक चीज हो सकती है। तो हो सकता है कि जो मोदी जी के लिए काम करते रहे प्यादे जितने भी हैं, उनको भी फंसाने की चीजें चल रही हो। तो यानी यहाँ मुरब्बत किसी के साथ नहीं है, ना दोस्तों के साथ ना दुश्मनों के साथ। यानी धनखड़ साहब जो एकलव्य बने ही घूमते रहे हो, लेकिन इस्तीफा ले ही लिया जाता है। तो राजीव कुमार जी ने कितना ही काम किया हो, तो फंसाने की तैयारियां राजीव कुमार जी को भी हो सकती है इस तरीके चल रही हो। हाँ, बच नहीं सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी साहब कह चुके हैं कि आप रिटायर हो गए हो चाहे आप हो, लेकिन अगर आपने किया है तो देशद्रोह है, जेल जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये तैयारियां तो होंगी निश्चित तौर पर। राजीव रंजन कोयरी है, लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता 65 लाख लोगों की लिस्ट सार्वजनिक करने के लिए, तो उनके बड़े पिताजी जो जीवित हैं उनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया, उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि चुनाव आयोग ने उनको मृत घोषित कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, वो भी आप बता सकते हैं। बिल्कुल, राजीव रंजन लिख रहे हैं कि मेरे जीवित बड़े पिताजी को सीईओ बिहार ने यानी चुनाव आयोग ने मृत घोषित कर दिया है। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश नहीं देता तो पता भी नहीं चलता। और उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दिया है कि कहां वो थे और बीएलओ ने क्या रिपोर्ट दी, क्या कैसे हुआ। और आप इसको देखिए आप अमलेंदु जी की सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब कहा था तो कैसे चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में यह कह दिया कि वो नहीं देगा उसकी लिस्ट, लेकिन बाद में जब फटकार लगी जबरदस्त तरीके से तो वो देने को तैयार हो गया। अब आखिर में वो लिखते हैं कि उन्होंने एक सूची भी पूरी एक टैग की है राजीव रंजन ने, और लिख रहे हैं कि आप नीचे लगी सूची में देख सकते हैं कि उनका नाम मृतक श्रेणी में दर्ज किया गया है। हम लोग अगर उनका ट्वीट हो तो दिखा भी सकते हैं उस सूची को। जबकि मेरा पूरा परिवार राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, विदुपुर ब्लॉक, बाजितपुर पंचायत में इतना जाना पहचाना है कि चाहे बीएलओ हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, बीडीओ, सीओ, सभी को हमारे परिवार की हर छोटी
बड़ी घटना तक की जानकारी रहती है। ये राघोपुर विधानसभा वही है जहां से तेजस्वी यादव विधायक है। ये साफ जाहिर है कि जानबूझकर उनका वोट काटा गया है। कुछ लोगों के वोट स्थानांतरित किए गए हैं और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित करने का ये खेल बेहद गंभीर है। आखिर ये गलती किस नियत से की गई है? जबकि बार बार सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ये दलील दे रहे हैं कि प्रत्येक घर में बीएलओ जाकर सत्यापन कर रहा है। अब उन्हें इसका जवाब देना होगा, जबकि बीएलओ का घर मेरे घर की दूरी मुश्किल से 200 मीटर है। यदि माननीय न्यायालय ने सूची प्रकाशित करने का आदेश नहीं दिया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि जीवित को मृत घोषित कर दिया गया है। तो ये समझिए जो एसआईआर में फर्जीवाड़ा चल रहा है और विपक्ष इसी की मांग कर रहा था और सुप्रीम कोर्ट में यही दलीलें दी गई और चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला। वरना तो कई करोड़ वोटों की चोरी करने का इंतजाम कर लिया था। 65 लाख तो ये साफ कर दिए, उसके बाद एक आध करोड़ और साफ किए जाते और 29 लाख वोट तो पहले ही साफ कर दिए एसआईआर शुरू होने से पहले ही। चूंकि योगेंद्र यादव का कहना है कि बिहार में जो मतदाताओं की संख्या है जो 18 साल से ऊपर हैं वयस्क मतलब नागरिक वो 8.18 करोड़ यानी 8 करोड़ 18 लाख हैं और जो इन्होंने सूची जारी मतलब कहा कि है सूची वो 7.96 यानी 7 करोड़ 96 लाख। तो आपने लगभग 29 लाख तो पहले ही आपने साफ कर दिए और उसके बाद जो आपने प्रथम सूची बनाई उसमें आपने 65 लाख लोगों को साफ कर दिया। तो ये साफ तौर पर आया इस तरीके से ये चीजें पकड़ी जा रही हैं। जी बिल्कुल, और ये चीजें पकड़ी जा रही हैं और जो जिन जीवित लोगों को मृतक बनाकर मतदाता सूची से बाहर किया गया है वो आकर यहां सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं, वो विपक्ष के नेताओं के साथ दिख रहे हैं और इस बिहार में जो वोटर अधिकार रैली चल रही है वहां भी दिखाई पड़ रहे हैं और अब सरकार ओडिशा में भी इसको लागू करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता निशिकांत मिश्रा ने इसको लेकर कहा है, उन्होंने बताया है कि कैसे ओडिशा में एसआईआर को लागू करने की तैयारी हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कम से कम ऐसा मत करिएगा कि एक झटके में 65 लाख लोगों को आप मतदाता सूची से बाहर कर दीजिए। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं निशिकांत मिश्रा जो कांग्रेस के नेता है और ओडिशा में एसआईआर की तैयारी को लेकर बात कर रहे हैं। सर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उड़ीसा में भी सितंबर में शुरू होगा और इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इंफॉर्मेशन दिए हैं। आपका क्या मांग है और अभी घेराव करेंगे चीफ इलेक्टोरल ऑफिस 4 तारीख को? चुनाव आयोग ने जिस तरह से अपने कार्यक्रम निर्धारित किए इस तहत के अंतर्गत चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने उड़ीसा में सितंबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन उड़ीसा इलेक्टोरल रोल की शुरू करने के लिए घोषणा की है। हमारी मांग ये रहेगी जिस तरह से बिहार में 65 लाख मतदाताओं को सूची से हटाया गया, कम से कम उड़ीसा में वो न हो। दूसरी मांग ये रही कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो एम है तो सही मतदाता सूची में रखा, सही लोगों को मतदाता सूची में रखा जाए और जो इनएलिजिबल लोग हैं उनको उससे हटाया जाए। लेकिन बिहार में देखने को मिला है जो लोग मतदाता सूची में रहना चाहिए उनको हटाकर जो लोग नहीं रहना चाहिए उनको लिया गया है। और सारा देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में एसआईआर के खिलाफ एक आवाज उठ रही है। अगर उड़ीसा में कुछ गड़बड़ी हुई तो सभी को आशंका है कि एसआईआर का मतलब है कि मतदाता सूची से लाखों करोड़ों लोगों को गायब कर दिया जाए। अमलेदु जी, हाँ बिल्कुल सबको आशंका है और वहाँ उड़ीसा में भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ भी लाखों करोड़ों मतदाताओं को जो है वो गायब किया जा सकता है मतदाता सूची से। लेकिन अगर बिहार में इलाज हो जाएगा चुनाव आयोग का तो आगे हरकत नहीं होगी और मुझे लगता है कि बिहार में इलाज हो रहा है। क्योंकि अब कल शाम को जो चुनाव आयोग ने जारी किया है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने, उसने साफ तौर पर कहा है कि भाई जिन लोगों के नाम इस सूची में नहीं आ पाए हैं और उनको आपत्ति करनी है तो वो सिर्फ आधार कार्ड लेकर मतलब आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आप जहां आपत्ति दर्ज करानी वहां आप कर सकते हैं तो आपका नाम आ जाएगा। यानी अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर अब करना पड़ रहा है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब वहां तो आ गया है घुटनों पे। लेकिन इधर जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव चल रहा समीर जी, उसमें मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन जो खाटी संघी हैं, जनसंघ से आए हैं, आरएसएस के कैडर हैं, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी किसी भी दल से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी दल के कार्यकर्ता नहीं रहे। और जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का यही कहना है कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने
मुझको अपना प्रत्याशी बनाया है। मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, सांसद वोट करते हैं, इसीलिए मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आप मुझको वोट कीजिए। उनकी हम बात सुन सकते हैं, क्या कहना है जी, बात सुन सकते हैं। और ये भी बता दें कि जो एनडीए गठबंधन की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं सीपी राधाकृष्णन, आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके नामांकन में शामिल रहे। उनके प्रस्तावकों में से पहले प्रस्तावक भी वही है। तो खैर, सुनते हैं इंडिया गठबंधन के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं बी सुदर्शन रेड्डी, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया अलायंस वो सब मिलके तय कर रहे हैं बातचीत करने के बाद कि ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो कोई पॉलिटिकल पार्टी के आदमी नहीं हो। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, I do not belong to any political party. I don't have any membership in any political party. I am a liberal constitutional democrat. And I do not believe any rigid or regimented thinking. Because तो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और इसको उपराष्ट्रपति पद में उम्मीदवार खड़ा करके और दक्षिण भारत से ही, और खास तौर पर इनको आंध्र प्रदेश के हैं, और अब तो उनका जहां से आते हैं वो तेलंगाना में है। अमलेंदु जी, ये सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि केंद्र सरकार जिन दो बैसाखियों पर चल रही है उनमें सबसे मजबूत बैसाखी वो आंध्र प्रदेश से ही आती है। तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी कि वो रेड्डी का समर्थन करें या फिर वो राधाकृष्णन का। हाँ, बिल्कुल ये बड़ी चुनौती होगी समीर जी। और एक तरह से कहा जाए कि इंडिया गठबंधन ने मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी उसको पंचर कर दिया। एक तो साउथ का वो चल रहे थे जो कि सब साउथ से हमारा आ रहा है, उसको पंचर कर दिया। दूसरा, कहा यह जा रहा है समीर जी, पता नहीं कितना सच है कितना गलत, कि जो जगनमोहन रेड्डी कह रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन के जरिए रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है। तो बताया यह जा रहा है, चर्चा सत्ता के गलियारों में यह है कि जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का नाम प्रस्तावित किया है चंद्रबाबू नायडू ने रेवंत रेड्डी को, और रेवंत रेड्डी ने फिर उनका नाम आगे बढ़ाया, राहुल गांधी को पहुंचाया, और फिर इस पर सहमति बनी है, विपक्ष में इसको लेकर सहमति बन गई है। तो अब यह कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू अब फैसला करेंगे कि उनको समर्थन करना है बी सुदर्शन रेड्डी का। चूंकि जो रेवंत रेड्डी है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई तेलुगु बिड्डा जो है उसको आप सब समर्थन दीजिए, जो तेलुगु देशम है, जनसेना है पवन कल्याण की, MIM BRS है KCR का, MIM ओवैसी की, और YRCP जगनमोहन की, ये सब तेलुगु बिड्डा को समर्थन करें। तो यानी इन दलों के सामने एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा कर दिया इंडिया गठबंधन ने वहां पे। तो अगर ऐसा हो जाता है समीर जी, तो फिर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत भी सकता है। और ये चूंकि इसमें विप लागू नहीं होता है, और नरेंद्र मोदी जो जिस तरीके से आज ये बिल सरकार लेके आ रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के अंदर भी कुछ चीजें गड़बड़ चल रही हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी के बहुत से सांसद इसमें क्रॉस वोट कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी से नाराज बताए जा रहे हैं, और इसकी पहचान भी नहीं हो पाएगी कि किसने जो था वो क्रॉस वोट किया। तो ये एक संभावना बन रही है कि इस चुनाव में भी मोदी जी की रणनीति मात खा सकती है। जी बिल्कुल, और एक बड़ी चुनौती है एनडीए के सामने, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बना दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम ये है, उपराष्ट्रपति के नामों का चयन, उसी बीच अचानक सरकार अगर ये बिल लेकर आ रही है, संविधान संशोधन विधेयक, कि मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री तक को 30 दिन की जेल होने पर उनको अपने पद से हटा दिया जाएगा, इसको भी खास तौर पर क्षेत्रीय दल इसको अपने लिए एक बड़ा खतरा मान रहे हैं। अब इन स्थितियों में इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कुछ होता है देखा जाएगा। लेकिन अभी खबर आ रही है कि जब अभी तो चूंकि लोकसभा स्थगित की गई है, 2 बजे जब सदन फिर आहूत होगी, तब के गृह मंत्री अमित शाह इस संविधान संशोधन विधेयक को, 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसको वो लोकसभा में पेश करेंगे। अपडेट करेंगे हम आपको लगा